हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद हम अपनी क्लास कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये आपकी एनसीईआरटी की क्लास चल रही है और एनसीईआरटी में भी हम क्लास 7 में हैं और क्लास 7 में हमने 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें सिर्फ 12 चैप्टर हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो 12 चैप्टर हैं यानी कि पूरे जिसमें से हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पहुँच गए हैं अपने 10 नंबर चैप्टर पे। इतने दिनों से जो क्लास नहीं हो पा रही थी उसके बहुत सारे रीज़न हैं और अब क्या ही बताऊँ। रीज़न देना का मतलब होता है बहानेबाजी करना, तो वो जब नहीं दे पाए क्लास तो नहीं कर पाए। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी वापस से रिदम में लाने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि रेगुलर रह पाऊँ। सोचा था कि बराबर ही एलटी ग्रेड वाली क्लासेस बराबर हो पाएंगी, लेकिन नहीं हो पाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान एक परिचय। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके एक कोट से। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे हर एक चैप्टर के पहले एक कोट होता है और वो कोट किसी न किसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये लिखा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि हम उस संविधान के अनुसार कार्य करें जिसे हमने अपनाया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही हम अपने देश को महान बना सकते हैं और ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सर्वोपरि अथक शारीरिक और मानसिक परिश्रम के साथ साथ उत्कृष्ट नैतिक पुनर्जीवन की भी आवश्यकता होगी। हमने एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है कि इन संस्थाओं में कार्य करने वाले दूसरे के विचारों का सम्मान करें तथा लचीलेपन और समन्वय के साथ में कार्य करें। ठीक है, ये चीज़ इसमें दी हुई है। अब हम आगे इसका दे सकते हैं। यहाँ पे दिया है गणतंत्र दिवस परेड की झलकियाँ, तो आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस चैप्टर के, इन प्रश्नों का ही उत्तर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो पहला है संविधान क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसका जवाब हमें मिलेगा यहाँ पे। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, हमारे स्वाधीनता संग्राम और सभ्यता की विरासत ने संविधान को कैसे प्रभावित किया, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और 70 वर्ष से भी पहले लिखा गया संविधान आज भी प्रासंगिक क्यों है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड दिया हुआ है हीलियम, तो हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। इसमें दिया है हीलियम एक गैस है जो कागज़ या स्याही के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। यही कारण है कि यह मूल संविधान की प्रति को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मूल संविधान जिससे लिखा गया है तो वो हीलियम गैस जो है वो कागज़ और स्याही के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है और यही कारण है कि मूल संविधान की जो प्रति है वो लंबे समय से उसमें सुरक्षित है। तो हीलियम के एक कांच के डिब्बे में जो है मूल संविधान को संरक्षित किया गया है ताकि इसका जो लिखावट है वो जा ना सके। तो हमारे पास हमारा मूल संविधान है, अभी भी उसकी कोई कॉपी नहीं बनाई गई है। तो उसे सुरक्षित कैसे रखा गया है, तो उसे सुरक्षित रखा गया है हीलियम के कांच के डिब्बे में। ठीक है, तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। ये भी जनवरी की एक ठंडी सुबह थी, जैसे ही हर गणतंत्र दिवस पर होती है। माँ की आवाज़ घर में गूंजी, उठ जाओ, समय हो गया है, नहीं तो परेड छूट जाएगी। पापा पहले ही जाग चुके थे। उन्होंने टेलीविज़न पर दूरदर्शन लगाया और बोले, कुमार, निहारिका, जल्दी आओ, परेड शुरू हो गई है। बच्चे अपने गर्म बिस्तरों से कूदकर भागे और दूरदर्शन के सामने उत्सुकता के साथ बैठ गए ताकि गणतंत्र दिवस परेड का एक भी पल छूट ना जाए। कर्तव्य पथ पर तिरंगे के फहराने, शानदार मार्चिंग बैंड्स और रंग बिरंगे प्रदर्शनों को देखकर पूरे कमरे में गर्व और उत्साह की भावना फैल गई। 26 जनवरी भारत के लिए एक विशेष दिन है और इसी दिन वर्ष 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। इस दिन का हमारे संविधान से गहरा संबंध है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। चित्र में दिखाई गई पुस्तक, तो भाई पुस्तक देख लेते हैं। ये हीलियम गैस से भरे कांच के डिब्बे में संरक्षित भारत के संविधान की मूल प्रति है। ठीक है, तो चित्र में दिखाई
दिखाई गई पुस्तक हमारा संविधान है। इसे सुरक्षित रखने के लिए इसे संसद में एक हीलियम से भरे कांच के डिब्बे, किसमें? हीलियम से भरे कांच के डिब्बे में सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है। परंतु वास्तव में संविधान है क्या और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस बात के बारे में हम जानेंगे। तो आपने देखा कि हीलियम गैस से भरे कांच के डिब्बे में इसे संरक्षित किया गया है, हमारे मूल संविधान की प्रति को। आगे बढ़ते हैं, हम अब यहाँ पे पुनरावलोकन करेंगे। कक्षा 6 में हमने संविधान शब्द का अर्थ जाना था। ये एक ऐसा प्रलेख होता है जो किसी देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों की नींव रखता है। अब 3-3 के छोटे समूहों में बैठकर उन सभी प्रश्नों की सूची बनाएं। तो ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो संविधान शब्द का अर्थ हमने कक्षा 6 में जान लिया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान एक ऐसा प्रलेख है जिसका पालन करने की प्रतिज्ञा हमारे देश के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी करते हैं। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि वे इसे संरक्षित, सुरक्षित रखेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य और न्यायाधीश ये संकल्प लेते हैं कि वे संविधान के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। संविधान क्या है, चलिए ये बात जानते हैं। सरल शब्दों में कहें तो संविधान वह प्रलेख है जो किसी देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। ये निम्नलिखित बातों को निर्धारित करता है। सरकार के तीनों अंगों, तो सरकार के 3 अंग तो हमें पता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, भूमिकाएं और उत्तरदायित्व। इन तीनों अंगों के मध्य संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था जिसमें निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित हो। नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख, राष्ट्र के दीर्घकालिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं की रूपरेखा। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, आइए पता लगाएं। कल्पना कीजिए कि आपके विद्यालय की टीम कबड्डी के राज्य स्तरीय फाइनल मैच में पहुंच गई है और प्रतिद्वंदी टीम बहुत सशक्त है और पिछले 2 वर्षों से लगातार विजेता रही है। इस बार वे तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बनाना चाहते हैं। खेल आरंभ होता है और आपकी टीम एक खिलाड़ी सामने वाली टीम के एक खिलाड़ी को आउट कर देती है। तभी विवाद हो जाता है। विरोधी टीम की खिलाड़ी कहती है कि वो आपकी टीम के खिलाड़ी के द्वारा पकड़े जाने से पहले ही अपनी टीम के क्षेत्र में वापस पहुंच गई थी। रेफरी ने देखा कि वो खिलाड़ी वास्तव में आउट थी। इस स्थिति को सहजता से सुलझाने के लिए रेफरी एक छोटी सी नियम पुस्तिका निकालती है। दोनों टीमों के कप्तान रेफरी के साथ मिलकर नियमों को देखते हैं और सहमत होते हैं कि वो खिलाड़ी आउट थी। इस प्रकार आपकी टीम राज्य स्तरीय ट्रॉफी जीत जाती है। ठीक है, इस कहानी से कुछ समझ में आया? अपने समूह में चर्चा कीजिए कि यदि रेफरी और टीम कप्तानों के पास ऐसी कोई नियम पुस्तक नहीं होती तो क्या हो सकता था। सभी लोग उस नियम पुस्तक का पालन करें और ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या आवश्यक होता है। अगर टीम कप्तान उस नियम पुस्तिका को मानने से मना कर देते हैं तो क्या होता है। किसी ऐसे खेल के बारे में सोचिए जिसे आप प्रायः खेलते हैं और उसमें पालन किए जाने वाले नियमों की सूची बनाइए। फिर प्रत्येक समूह अपनी अपनी नियमों की सूची कक्षा के शेष विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेगा और सभी प्रस्तुतियों को ध्यान से सुनिए, नियमों पर चर्चा कीजिए और मिलकर उस खेल के लिए एक साझा नियम तय करने का प्रयास कीजिए। तो भाई हमको मोटा मोटा ये समझ में आया कि किसी देश के लिए ऐसी नियम पुस्तिका होती है जिसको कि हम संविधान कह सकते हैं। ठीक है, हमारा संविधान देश के लिए नियम पुस्तिका की तरह ही है। जिस प्रकार आपकी पाठ्यपुस्तक में अनेक खंड और अध्याय होते हैं, उसी प्रकार भारत के संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ होते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाग में कई खंड हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब ये लागू हुआ था तब उसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, इन्हें आपको कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1950 के बाद वे संख्याएँ क्यों बढ़ी होंगी? तो बहुत सारे संशोधन हुए, बहुत सारे नियम कानून नए ऐड किए गए, कुछ हटाए गए, यही सारी चीज़ें हुई। तो अभी 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल रूप से 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, संविधान में दिए गए मूल नियम ये निर्धारित करते हैं कि देश में किस प्रकार की सरकार होगी, वो कैसे बनेगी और कैसे काम करेगी। इसमें वे कई मूल नियम सम्मिलित हैं जिन पर हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी, जैसे कि विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन कैसे होता है और वे कैसे काम करती हैं। संविधान ये भी बताता है कि कानून कैसे बनाए और लागू किए जाएंगे, कार्यपालिका का चुनाव कौन करेगा, न्यायपालिका का गठन कैसे होगा और नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे। विश्व के अनेक संविधानों की भांति भारतीय संविधान भी देश के उन आदर्शों और मूल्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जिनके प्रति वह प्रतिबद्ध है, जैसे सभी के लिए समानता और न्याय, बंधुत्व, विविधता में एकता और स्वतंत्रता। वास्तव में यही मूल्य और आदर्श प्रायः संविधान में लिखे गए कानूनों और सिद्धांतों की नींव बनते हैं। अधिकांश संविधानों में सम्मिलित कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो संविधान देख लेते हैं। समाज के मूल्य और आदर्श है, ठीक है। सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य हैं, राजनीतिक व्यवस्था है संविधान, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य हैं संविधान में, सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है संविधान, सरकार की संरचना और गठन है संविधान, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। तो यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष और संविधान निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभ होने पर उन्होंने ये बात कोट दिया हुआ है जो वो कही है। तो मैं आपके प्रयासों में सफलता की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कार्यवाही केवल विवेक, जन कल्याण और सच्ची देशभक्ति से ही नहीं बल्कि ज्ञान, सहिष्णुता, न्याय और सभी के प्रति निष्पक्षता से भी युक्त हो और सबसे बढ़कर उसमें वो दृष्टि हो जो भारत को उसके प्राचीन गौरव की ओर ले जाए और उसे विश्व के महान राष्ट्रों की पंक्ति में सम्मान और समानता का स्थान दिला सके। जब भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था तब ये आवश्यक हो गया था कि हम ये योजना बनाना आरंभ करें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम अपना शासन कैसे चलाएंगे। भारत जैसे विशाल सांस्कृतिक रूप से विविध और जटिल देश में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने थे। हमें किस प्रकार की सरकार चाहिए, कौन से नियम और सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करेंगे, मतदान का अधिकार किसे मिलना चाहिए और विवादों का समाधान कैसे किया जाएगा तथा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो भाई संविधान सभा का गठन कब हुआ है? तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। प्रारंभ में संविधान सभा में 389 सदस्य थे जो भारत के विभाजन के बाद घटकर 299 रह गए। इनमें 15 महिलाएं भी सम्मिलित थी। ये सदस्य भारत के विभिन्न क्षेत्र, व्यवसायों और सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। हमारा संविधान कैसे बना? तो भारतीय संविधान की रचना संविधान सभा के द्वारा लगभग 3 वर्षों की अवधि में की गई। ये सभा 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई थी और इसके सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा चुने गए थे जो स्वयं जनता द्वारा निर्वाचित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और ये कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और परिणाम स्वरूप तैयार प्रलेख भारत के संविधान के रूप में 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इसलिए हम प्रतिदिन इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान का प्रारंभिक मसौदा संविधान सभा की प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने की थी। ठीक है, तो प्रारंभिक मसौदा जो है प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आप ये चित्र देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें सेंटर पे हैं। तो प्रारूप समिति के कुछ अन्य सदस्यों के साथ मध्य में बैठे हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको पता है प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे उसके और बाकी 6 अन्य सदस्य थे उसमें। ठीक है, उनके नाम भी एग्जाम में आते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं। छोटे छोटे समूहों में मिलकर ये पता लगाया। अच्छा, ये बच्चों के लिए इसको छोड़ देते। ठीक है, अब यहाँ पर है एक सेकेंड। भारतीय संविधान को आकार देने और प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय इसे अनेक कारकों ने प्रभावित किया था और इनमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव, विचार और आदर्श प्रमुख थे। साथ ही भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतिक विरासत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अतिरिक्त अन्य देशों के संविधानों से भी उपयोगी बातें ली गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक मुख्य आदर्शों और मूल्यों को संविधान में स्थान दिया गया। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान नींव का पत्थर था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कई प्रमुख नेता संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने अपने अनुभव और विचार संविधान में सम्मिलित किए। ये आदर्श और मूल्य हैं: सभी के लिए समानता और न्याय, बंधुत्व, भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संविधान को इन आदर्शों की प्राप्ति के एक साधन और उपाय के रूप में देखना। स्वतंत्रता संग्राम से प्राप्त अनुभव और शिक्षाओं ने अनेक कैसे और क्या संबंधी प्रश्नों का समाधान भी प्रस्तुत किया। और ये संविधान सभा की एक कार्यवाही का दृश्य है जो आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही के दृश्य हैं ये सारे। इसमें आप सबसे आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख सकते हैं, बैठे हुए हैं इस वाली फोटो में। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं शायद। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार मिले? हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग रखी जाएं? हम प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के सम्मान की गारंटी कैसे करें? यदि हमें संविधान में संशोधन करना हो तो ये क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच क्या संबंध होना चाहिए आदि। हम इस अध्याय में आगे देखेंगे कि संविधान ने इन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। ठीक है। अब पुरानी सभ्यता और विरासत और इतिहास। ठीक है, चलो बैठो। अब भारतीय सभ्यता की विरासत और इतिहास को देखेंगे। ठीक है। कक्षा 6 में विविधता में एकता या एक में अनेक नामक अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि कौन सी बातें भारत को एक राष्ट्र बनाती हैं और किस प्रकार विविधता के भीतर एक गहन एकता समाहित है। ठीक है। भारत के एक राष्ट्र होने की यह भावना हमारे संविधान में अंतर्निहित है। कुछ मौलिक सिद्धांत हमारी संस्कृति में गूढ़ रूप से समाहित हैं, जैसे मत वैभिन्न की स्वीकृति, प्रकृति को पवित्र मानना, ज्ञान और शिक्षा की निरंतर खोज, महिलाओं के प्रति सम्मान तथा वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हों जैसे आदर्श। ये सभी सिद्धांत हमारे संविधान में भी विद्यमान है, यद्यपि कहीं कहीं ये थोड़े भिन्न ढंग से व्यक्त किए गए हैं। पुनरावलोकन करते हैं। पहले हमने भारत के विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के संबंध में पढ़ा था। जनपदों, संघों, राजाओं और उनकी सभाओं, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को पढ़ा था, राजधर्म पढ़ा। कुल मिलाकर शासन में जनता की भूमिका और उनके कर्तव्यों पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है। इसलिए यह स्वाभाविक था कि संविधान निर्माता हमारी सभ्यता से प्राप्त इन विचारों को हमारे संविधान में समाहित करें। उदाहरण के तौर पर मौलिक कर्तव्य इसी का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विश्व से मिला ज्ञान। भारतीय परंपरा के अनुरूप आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वतः अर्थात सभी दिशाओं से सुविचार मेरे पास आए। संविधान निर्माताओं ने फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधान का अध्ययन किया। उन्होंने ये देखा कि कौन से विचार भारतीय संदर्भ में उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उदाहरण। एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो कुछ इम्पोर्टेंट हमें दिखा, और वो इम्पोर्टेंट क्या दिखा था हमें, तो ये लाइंस जितनी दी हुई हैं ये इम्पोर्टेंट लाइन दी हुई हैं। एक सेकेंड। यहाँ पे भी कुछ चित्र है। अच्छा पहले इस चित्र को देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट लाइंस जो हैं वो हमें याद रखनी है कुछ चीज़ें इसमें। ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा तैयार की गई थी, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे सिद्धांतों पर आधारित थी। इसने विश्व के अनेक भागों में इन मूल्यों के प्रसार में सहायता की और कई देशों, फ्रांस सहित के संविधान में इन आदर्शों को अपनाया या अनुकूलित किया। ठीक है, ये चीज़ इसमें दी हुई है। चलो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें ये पता चला कि संविधान निर्माताओं ने फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधान का अध्ययन किया। उन्होंने ये देखा कि कौन से विचार भारतीय संदर्भ में उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उदाहरण फ्रांस के संविधान से लिए गए, जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 से उत्पन्न हुए थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका की जो अवधारणा है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चित्रण है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे भारत के संविधान का कुछ चित्रण है। तो ये पहला जो दिया हुआ है, यहाँ पर एक प्राचीन गुरुकुल का दृश्य दिया हुआ है। सेकंड है रामायण का एक दृश्य, राम की लंका विजय और सीता का पुनरागमन। ठीक है, तीसरा है महाभारत का एक दृश्य, कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जा रहा है। ये संविधान में चित्रण है। ठीक है, उड़ीसा की मूर्ति कला का एक दृश्य है, ये नटराज की एक छवि, और महाबलीपुरम की मूर्ति कला से एक दृश्य है भागीरथ की तपस्या और गंगा का अवतरण। ठीक है, अकबर और मुगल स्थापत्य कला से संबंधित एक दृश्य है नालंदा विश्वविद्यालय का एक दृश्य, जो भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। ठीक, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो संविधान की मुख्य विशेषताओं से परिचित होने से पहले आइए कक्षा 6 में पढ़ी गई कुछ अवधारणाओं का पुनरावलोकन करते हैं। पुनरावलोकन करें तो सरकार के 3 अंग होते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इनकी प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए शक्तियों का पृथक्करण अत्यंत आवश्यक है। विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि बनाए गए सभी कानून संविधान के अनुरूप हो, और ये भी निर्णय लेती है कि किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, और यदि उल्लंघन हुआ है तो क्या दंड दिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक, केंद्र, राज्य और स्थानीय, पंचायती राज्य व्यवस्था स्थानीय में आ जाएगा। ठीक है, कुछ कार्य और दायित्व केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है, जबकि अन्य कार्य जो हैं वो सरकार को सौंपे गए हैं। ठीक, संविधान इन बिंदुओं को व्यापक रूप से निर्धारित करता है। ये सरकार के प्रत्येक अंग की भूमिका, कार्य, उत्तरदायित्व और जवाबदेही की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इसके अतिरिक्त ऐसा निर्वाचन तंत्र भी निर्धारित किया गया है जिससे देश के प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अवसर सुनिश्चित हो सके। मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के कुछ उदाहरण हमें सूचना चित्र में मिलते हैं। संविधान के अन्य मुख्य पहलू हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण का सार प्रस्तुत करते हैं। हम जो उदाहरण सूचना चित्र में प्रस्तुत कर रहे हैं वे उन सिद्धांतों का चित्रण करते हैं जिनका पालन शासन व्यवस्था से अपेक्षित था। इसे अनदेखा ना करें तो भाई पढ़ लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें सरकार को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये बात नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कही गई है। ये उस दिशा को दर्शाते हैं जिसमें संविधान निर्माताओं ने देश को आगे बढ़ते देखना चाहा था, जिससे कि भारत को सभी नागरिकों के लिए उन्नत बनाया जा सके। उदाहरणता, देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छे जीवन स्तर का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन यदि सरकार इन तत्वों का पालन करने का प्रयास नहीं करती है तो कोई व्यक्ति न्यायालय जाकर इसकी शिकायत नहीं कर सकता। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कठोर नियमों की तुलना में दिशा निर्देशों जैसे हैं। दूसरी ओर मूल अधिकार वे प्रतिज्ञाएं हैं जिन्हें निभाना अनिवार्य है। यदि आपके साथ केवल आपकी पहचान के कारण कोई अनुचित व्यवहार करता है तो आप न्यायालय की सहायता ले सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था निश्चित उद्देश्य से बनाई थी। वे चाहते थे कि कुछ अधिकार यानी कि मूल अधिकार ऐसे हों जिन्हें तुरंत प्राप्त किया जा सके, और कुछ बड़े लक्ष्य जैसे कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे हों जिन्हें देश की प्रगति के साथ धीरे धीरे प्राप्त किया जा सके। नीचे दिए गए उद्धरण को पढ़िए और आपके विचार में ये संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ दे रहा है। आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि महिलाओं की समानता भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, तो ये बच्चों के लिए। अब यहाँ पर बेगम एजाज रसूल जो कि 22 नवंबर 1949 संविधान सभा में बहस के दौरान है। ठीक है, तो ये उसका पूरा कोड दिया हुआ है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ये नहीं कर पाएगा अभी। ये करो। इसमें 5
महोदय, भारत की महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ पूर्ण समानता के अपने वैध अधिकार को लेकर प्रसन्न हैं। मैं यह इसलिए कहती हूँ कि यह कोई नया सिद्धांत नहीं है, इसे विशेष रूप से इस संविधान के लिए प्रस्तावित किया गया, बल्कि यह एक आदर्श है जिसे भारत ने लंबे समय में संजोकर रखा है। यद्यपि कुछ समय तक सामाजिक परिस्थितियों ने दुर्भाग्यवश इसे व्यवहारिक रूप से विफल कर दिया था, तथा संविधान उस आदर्श की पुष्टि करता है और ये प्रभावी आश्वासन देता है कि भारतीय गणराज्य में महिलाओं के अधिकारों का विधि के अनुसार पूर्ण सम्मान किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है और याद भी करनी है। ठीक है, यहाँ पर भाई एक पूरा संविधान के विभिन्न भागों के गठन की एक झलक दी हुई है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें याद करते चलेंगे। जैसे दिया हुआ है समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 में दिया है, जो कि कानून के समक्ष समानता के बारे में बात करता है कि सबके सब कानून के समक्ष सब समान होंगे। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, जो कि हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की स्वतंत्रता देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है आपका, और शिक्षा का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 21A में दिया गया है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार हो गए। अब यहाँ नीचे एक सेकेंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। तो अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 41 कहता है कि कल्याणकारी सरकार होगी। अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता होगी। ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 44। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अनुच्छेद 44 में कौन सा क्या है, तो समान नागरिक संहिता है। ठीक है, अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक व्यवस्था का संवर्धन होगा। अनुच्छेद 48A कहता है कि पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण होना चाहिए। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण होगा। मौलिक कर्तव्य, संविधान, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य। आपको पता है ना 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो क्या है संविधान, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, हमारी साझा संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान करना और उसे सुरक्षित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झीलें, नदियां और वन्यजीव सम्मिलित हैं की रक्षा करना और जीव मात्र के प्रति दयाभाव रखना, प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता की ओर प्रयत्न करना जिससे राष्ट्र निरंतर ऊंचाई की ओर बढ़े। यदि माता पिता या अभिभावक हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या आश्रित को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। संविधान एक जीवंत प्रलेख है। संविधान एक जीवंत प्रलेख है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये समझा था कि समय के साथ और भी नए कानूनों की आवश्यकता उत्पन्न होगी। उदाहरण के तौर पर भाग 4A, तो भाग 4A जो है वो मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य हैं 1976 में जोड़े गए थे। हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए कि संविधान में कोई भी परिवर्तन, जिसे संशोधन कहा जाता है, संसद में गहन चर्चा और विचार विमर्श के बाद ही स्वीकार किया जाता है। कुछ मामलों में राज्यों की विधानसभाओं में भी चर्चा होती है। अनेक बार आम जनता से भी राय ली जाती है। कुछ संशोधन जन आंदोलनों के माध्यम से भी प्रारंभ हो सकते हैं। आइए पता लगाएं। एक समय था जब नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। ये स्थिति 2004 में बदली, जब एक नागरिक ने इसे देश के प्रति अपने गर्व को व्यक्त करने का अधिकार मानते हुए न्यायालय में चुनौती दी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर सहमति जताई और कहा कि तिरंगा फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। आज हम गर्व के साथ तिरंगा फहरा सकते हैं, बशर्ते उसका अपमान ना हो। हमने कक्षा 6 में पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन किया था। ये संविधान का मूल भाग नहीं था और इसे कब जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। क्या आप पता कर सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में संविधान में कौन कौन से संशोधन किए गए? तो भाई बहुत सारे संशोधन हुए हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। सरकार भी नागरिकों को प्रस्तावित कानूनों या नियमों में बदलाव के संबंध में सुझाव देने के अवसर प्रदान करती है। अगला प्रश्न इसी पर प्रकाश डालता है। इसे अनदेखा ना करें।
तो यहाँ दिया है कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी प्रलेख नहीं है अपितु एक कलात्मक रचना भी है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान का मूल पाठ किसने लिखा भाई? अपनी सुंदर हस्तलिपि में लिखा था। किसने लिखा है? तो संविधान का जो मूल पाठ है वो लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। नंदलाल बोस और उनके सहयोगियों ने इसे प्रत्येक पृष्ठ को मोहनजोदड़ो से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक के ऐतिहासिक दृश्य बनाकर सजाया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल 2020 आया है भाई। ये उद्देशिका को समझना। भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्य। संविधान के महत्वपूर्ण मूल नीतियों और निर्णयों हेतु दिशा निर्देश प्रदान करते हैं जिनका सरकार द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित है। नागरिकों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी क्षमता के अनुसार इन मूल्यों का पालन करें। ये मार्गदर्शक मूल्य पूरे संविधान में समाहित हैं, लेकिन उनका सार उद्देशिका में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत है। इसलिए अब हम उद्देशिका का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका। भारत का संविधान। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये हमारी उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना है। अब इसमें जितनी भी चीज़ें दी हैं उन सबको हम पढ़ते जाएंगे। तो पहला है हम भारत के लोग। ये संविधान भारत के लोगों ने स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया और अपनाया है, जिसे ना तो किसी राजा ने हमें दिया है और ना ही किसी बाहरी शक्ति ने। ठीक, अब बात आती है संप्रभु की। तो लोकतंत्र में सभी मामलों में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति लोगों में निहित होती है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकती। तीसरा है समाजवादी। संपत्ति का उत्पादन समाज में होता है और उनका लाभ समाज के बीच साझा होना चाहिए। सरकार भूमि और उद्योग के स्वामित्व को नियंत्रण कर सकती है, जिसमें सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके। पंथ निरपेक्ष। नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म अपनाने और पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सरकार सभी धर्म, विश्वासों और आचारों के साथ समान व्यवहार करती है। लोकतांत्रिक। एक प्रकार की सरकार जिसमें लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार होते हैं। वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उन्हें जवाबदेह रखते हैं। सरकार कुछ मूलभूत नियमों के अनुसार चलाई जाती है। बंधुता। हम सभी को एक परिवार के सदस्यों की तरह व्यवहार करना चाहिए। किसी को भी दूसरे नागरिक को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। समानता। कानून के समक्ष सभी समान हैं। सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। सभी को समान अवसर प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। स्वतंत्रता। नागरिकों के सोचने, अपने विचार व्यक्त करने और अपने विश्वासों के अनुसार कार्य करने पर कोई अनुचित रोक नहीं होनी चाहिए। न्याय। नागरिकों के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार के सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचित समूहों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। गणराज्य। राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। कब जोड़ा गया समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले तो हम इसको देख लेते हैं। हमारा चैप्टर बस यहीं पे फिनिश हो जाएगा। जहाँ पर ये आ जाता है ना आगे बढ़ने से पहले, मतलब हमें
यहाँ पे पता चलेगा कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखी। तो भाई भारतीय संविधान एक मार्गदर्शक नियम पुस्तिका है, हमें ये पता चला, जो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, नागरिकों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करें। भारत की समृद्ध सभ्यता की विरासत, स्वतंत्रता संग्राम और अन्य देशों के संविधानों से ली गई अच्छी परंपराएं भारतीय संविधान के निर्माण में सहायक रही हैं। संविधान की कुछ विशेषताएं देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना तथा उसकी संसदीय शासन प्रणाली को परिभाषित करती है। ये एक जीवंत प्रलेख है जिसे देश की आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर होता है फिनिश। अच्छा, यहाँ पे देखो एक पहेली दी हुई है, वे अधिकार जो हर नागरिक को मिलते हैं जैसे स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, वे कौन से अधिकार होते हैं भाई? तो ऊपर से नीचे में हमें दो में भरना है, तो यहाँ पर हम भरेंगे मूल अधिकार। क्या भरेंगे? मूल अधिकार भरेंगे। अरे तो 2 नंबर पे हम भरने वाले हैं, एक सेकेंड, मूल अधिकार। तो इसका आंसर चलो यहाँ छोड़ दो, यहाँ पे इसका आंसर यही आ जाएगा। ये बात हो रही है मूल अधिकारों की। ठीक है, फिर है वह गैस जिसमें मूल संविधान की प्रति सुरक्षित रखी गई है। तो भाई वो गैस है आपकी हीलियम गैस। कौन सी गैस है? हीलियम गैस। ठीक है, लोगों का वो समूह जिसने भारतीय संविधान तैयार किया, तो भैया वो था प्रारूप समिति कही जाएगी ना। संविधान का एक आरंभिक कथन जो वे मूल्य और आदर्श बताता है जिनका वो संरक्षण करता है। तो क्या है भाई? हम भारत के लोग, है ना। वो प्रक्रिया जो संविधान में परिवर्तन के लिए प्रयोग की जाती है वो क्या कहलाती है? वो भाई संशोधन कहलाती है, जो संविधान में परिवर्तन के लिए प्रयोग की जाती है। सरकार का अंग जो कानून बनाता है, तो कानून कौन बनाता है? तो कानून भैया विधायिका बनाती है। ठीक है, फिर कार्यपालिका से कहती है कि लागू करो, है ना। सरकार का अंग जो कानून को क्रियान्वित करता है, तो भाई अभी बताया क्रियान्वित कौन करता है? तो क्रियान्वित कार्यपालिका करती है। बनाती कौन है? विधायिका। संविधान का वो भाग जो नागरिकों के कर्तव्य को दर्शाता है, तो भाई वो है मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य है आपके 4A में। कहाँ पर है? 4A में, भाग 4A में। ठीक है, सारे आंसर मिल गए हमें। हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो आई होप आपको आज का ये चैप्टर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। भारत का संविधान एक परिचय हमने पूरा कंप्लीट किया। तो आज हमने लेसन नंबर 10 अपना कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कल लेसन नंबर 11। आई होप कि आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगी और मैं आपके साथ बराबर आपको क्लासेस दे पाऊँगी। जो भी इतने दिन क्लासेस नहीं आई उसके लिए मैं बस क्षमा के अलावा और नहीं कुछ बोल सकती, सॉरी के अलावा। तो आगे हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें चल रही थी वो भी वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ी थी। तो आपने अगर इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास देख सकते हैं, हिस्ट्री की देख सकते हैं, पॉलिटी की देख सकते हैं, इसके साथ साथ ज्योग्राफी की देख सकते हैं आप, और आप ये हमारा NCERT। ठीक है, तो अब हमारे इसमें सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं। ये 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा ये क्लास 7 हम फिनिश कर लेंगे NCERT, और उसके बाद हम क्लास 8 करेंगे। ठीक है, तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आपको ईजिली और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में।